नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा 121 पर, जहां हम आपको भारत के इतिहास की अनसुनी कहानियां दिलचस्प अंदाज में बताते हैं। भारत में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की कहानी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। कल्पना कीजिए कि एक समय भारत में एक बहुत बड़ी कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो व्यापार के बहाने भारत आई थी। लेकिन धीरे धीरे उसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर कब्जा कर लिया। इस कंपनी ने भारत में व्यापार के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन भी संभाल लिया था। लेकिन दिक्कत यह थी कि कंपनी के ऑफिसर्स मनमाने ढंग से शासन कर रहे थे, करप्शन बढ़ रहा था और हर चीज सिर्फ कंपनी के फायदे के लिए की जा रही थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये देखकर चिंता होने लगी कि कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत कमजोर है और करप्शन के कारण भारत में असंतोष बढ़ रहा है। इसके अलावा कंपनी वॉर्स में पैसा उड़ा रही थी। कभी रोहिला वॉर 1773 से 1774, तो कभी फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 से 1782। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को एहसास हुआ कि अगर जल्द ही कंपनी पर कंट्रोल नहीं किया गया तो भारत में ब्रिटिश रूल का सपना अधूरा रह जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का प्रयोग और असफलता। ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास किया ताकि कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को सुधार सके। इस कानून के तहत एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा की स्थापना की गई। लेकिन ये योजना पूरी तरह असफल रही क्योंकि 1. गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगे। 2. कंपनी की मनमानी जारी रही और ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल कमजोर रहा। 3. कंपनी के ऑफिसर्स करप्शन में लिप्त रहे और शासन में कोई सुधार नहीं आया। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को एहसास हुआ कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पर्याप्त नहीं है और इसे एक और सख्त कानून लाना होगा। यही कारण था कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 भारत में नए एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत। अब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट द यंगर ने सोचा कि भारत में एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने के लिए एक नई योजना बनाई जाए। उन्होंने पिट्स इंडिया एक्ट 1784 प्रस्तुत किया, जिसने भारत में कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरह बदल दिया। इस कानून के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल बनाया गया। इसका मतलब ये था कि कंपनी के ट्रेड को अलग रखा गया और भारत के एडमिनिस्ट्रेशन को सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में लाया गया। 1. बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक एक नया डिपार्टमेंट बनाया, जो भारत के पॉलिटिकल, मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर्स की देखभाल करेगा। इस बोर्ड में 6 मेंबर्स होंगे, जिनमें से 2 मेंबर्स ब्रिटिश कैबिनेट के होंगे। इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को भारत के मामलों पर सीधा कंट्रोल मिल गया। 2. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की पावर्स सीमित कर दी गई। पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास पूरी पावर थी, लेकिन अब उनके राइट्स सिर्फ ट्रेड और कमर्शियल अफेयर्स तक सीमित कर दिए गए। अब कंपनी के ऑफिसर्स मनमाने ढंग से डिसीजंस नहीं ले सकते थे। 3. गवर्नर जनरल की पावर में वृद्धि। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को सुप्रीम अथॉरिटी बना दिया गया, यानी बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को अब बंगाल के अधीन कर दिया गया। इससे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन अधिक मजबूत और सेंट्रलाइज्ड हो गया। 4. कंपनी के वॉर्स और ट्रीटीज पर रोक। अब कंपनी को स्वतंत्र रूप से वॉर छेड़ने या ट्रीटी करने की अनुमति नहीं थी। अगर कंपनी को किसी से वॉर करना है या ट्रीटी करनी है, तो उसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट की अनुमति लेनी होगी। इससे कंपनी के अनकंट्रोल्ड एक्सपेंशनिज्म पर रोक लग गई। 5. जुडिशरी का स्पष्टीकरण। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा की भूमिका को स्पष्ट किया गया ताकि कंपनी और जुडिशरी के बीच कॉन्फ्लिक्ट को कम किया जा सके। इससे जुडिशियल सिस्टम अधिक संगठित हो गया। सबसे पहले आता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो लंदन में था। इसका काम था पॉलिटिकल, मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर्स की देखरेख करना। मतलब, ये भारत में हो रही राजनीतिक और सैन्य गतिविधियों पर नजर रखता था और ये तय करता था कि टैक्स और राजस्व कैसे इकट्ठा होगा। 2. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, लंदन। इसके बाद आता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स,
जो ट्रेड और कमर्शियल अफेयर्स को नियंत्रित करता था। ये भी लंदन में था। इस संस्था का मुख्य काम था व्यापार को सुचारू रूप से चलाना और सुनिश्चित करना कि कंपनी को अधिक से अधिक मुनाफा मिले। 3. गवर्नर जनरल काउंसिल, कैलकटा। अब आते हैं भारत में प्रशासन पर। भारत में सबसे बड़ी शक्ति थी गवर्नर जनरल काउंसिल, जो कलकत्ता, अब कोलकाता, में स्थित थी। इसका मुख्य काम था भारत में ब्रिटिश नीतियों को लागू करना, प्रशासन को नियंत्रित करना। 4. सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकटा। अब न्यायपालिका की बात करें तो ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया ताकि ब्रिटिश जुडिशरी सिस्टम लागू किया जा सके। इसका मतलब, अगर किसी भारतीय या ब्रिटिश नागरिक को न्याय चाहिए तो ये अदालत फैसला सुनाएगी। ये ब्रिटिश कानून के अनुसार काम करता था, भारतीय परंपराओं के अनुसार नहीं। 5. प्रेसिडेंसी गवर्नर्स, बॉम्बे मद्रास। भारत को मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटा गया था, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। इन तीनों क्षेत्रों को प्रेसिडेंसीज कहा जाता था। मतलब, बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर प्रशासन चलाते थे, लेकिन अंतिम फैसले के लिए उन्हें बंगाल के गवर्नर जनरल से अनुमति लेनी पड़ती थी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के प्रभाव। 1. भारत में प्रभाव। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पावर बढ़ गई, जिससे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन अधिक सेंट्रलाइज्ड हो गया। कंपनी के करप्शन को रोकने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मॉनिटरिंग बढ़ा दी। अब भारत की पॉलिसीज सिर्फ ट्रेड के लिए नहीं, बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट्स के अनुसार बनाई जाने लगी। 2. ब्रिटेन में प्रभाव। ब्रिटिश गवर्नमेंट को भारत पर सीधा कंट्रोल मिल गया। भारत का मुद्दा अब ब्रिटिश पॉलिटिक्स का एक प्रमुख विषय बन गया। कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए बेहतर फाइनेंशियल मैनेजमेंट लागू किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की तुलना। 1. गवर्नमेंट कंट्रोल। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सरकार ने कंपनी के कामकाज में दखल देना शुरू किया, लेकिन नियंत्रण कमजोर था। यानी सरकार ने नियंत्रण की कोशिश तो की, लेकिन कंपनी की मनमानी जारी रही। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में ब्रिटिश सरकार को कंपनी के ऊपर ज्यादा शक्ति दे दी। 2. बोर्ड ऑफ कंट्रोल। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ऐसा कोई बोर्ड नहीं था, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने एक नया बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया, जो लंदन में बैठकर भारत के प्रशासन पर नजर रखता था। इसका मतलब ये हुआ, अब ब्रिटिश सरकार के पास कंपनी के फैसलों को स्वीकृत या अस्वीकार करने का अधिकार था। यानी अब केवल कंपनी की मनमानी नहीं चलेगी। 3. गवर्नर जनरल की पावर। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में गवर्नर जनरल की शक्ति सीमित थी, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में उसकी शक्ति बढ़ा दी गई ताकि प्रशासन को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। 4. प्रेसिडेंसी गवर्नर्स। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में वे स्वतंत्र रूप से काम कर सकते थे, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में उन्हें गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। 5. वॉर और डिप्लोमेसी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में युद्ध और संधियों का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने इसे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में कर दिया। निष्कर्ष, अब कहानी का अंत ये है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लिया। कंपनी अब सिर्फ ट्रेड कर सकती थी, लेकिन भारत के पॉलिटिकल और मिलिट्री मैटर्स का कंट्रोल पूरी तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चला गया। ये एक्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसने आगे चलकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत पर पूरी तरह शासन करना शुरू कर दिया। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? 1. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी के करप्शन और गलत एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लागू किया।
2. इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन अब पूरी तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया। 3. ये एक्ट आगे चलकर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल की नींव बना। अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक बटन दबाना मत भूलना और शिक्षा 121 चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप और भी मजेदार इतिहास की कहानियां देख सको। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।